इस सब के बारे में आईसीएमआर का एक सर्वे आया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, प्रतिष्ठित संस्था है। देश में कोविड के बारे में जितना कुछ भी हो रहा है वो आईसीएमआर के तत्वावधान में हो रहा है। और आईसीएमआर ने एक अच्छा सर्वेक्षण करवाया है। देखिए अब तक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वही लोग अभी आ रहे हैं अपना इलाज करवाने, वही लोग टेस्ट करवा रहे हैं जिनके साथ लक्षण है, बाकी तो आ ही नहीं रहे। किसी व्यक्ति के अगर लक्षण नहीं है तो वो तो डॉक्टर के सामने पहुंच ही नहीं रहा। पर अगर हम जानना चाहते हैं कि कितना वाइड स्प्रेड है ये बीमारी, तो हम कैसे पता करें? अब उड़ीसा के किसी जिले के अंदर जहां केसेस सिर्फ 5 या 7 हैं, वहां गांव के अंदर ये बीमारी पहुंची है, इन्फेक्शन या नहीं, हमें कैसे पता लगे? तो आईसीएमआर ने इसी के लिए एक सर्वेक्षण करवाया, सीरोलॉजिकल सर्वे। सीरोलॉजिकल सर्वे में क्या करते हैं, आपके मुंह से स्वैब नहीं लेते, क्योंकि आमतौर पे बीमारों को देखने के लिए क्या कर रहे हैं, आपके मुंह से सैंपल लेते हैं, नाक से सैंपल लेते हैं और उसको चेक करके देखते हैं आप इस टाइम बीमारी आप में एक्टिव है कि नहीं। सीरोलॉजिकल सर्वे में क्या करते हैं, आपका ब्लड सैंपल, इसलिए कि एक बार अगर आपको ये लग गया, बीमारी से आप मुक्त भी हो गए, तो आपके उसमें आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये आ जाता है और आपका 1 महीने बाद भी अगर ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो पता लग जाएगा। तो ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कि कितने लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचा। सीरोलॉजिकल सर्वे इसको बोला जाता है। शुक्रिया, मैं प्रोफेसर मेनन को देख सकता हूँ। मेनन साहब बस 2 मिनट में ये बात आईसीएमआर के सर्वे वाली पूरी कर दूं, उसके बाद मैं आप तक पहुंचूंगा। तो सीरोलॉजिकल सर्वे में हम ये पूछते हैं कि कितने ब्लड टेस्ट करके हम देखते हैं कि कितने लोग हैं जो कि जहां तक इन्फेक्शन पहुंचा। आईसीएमआर ने सर्वे किया देश के 69 जिलों में, 69 डिस्ट्रिक्ट्स में, और बहुत ध्यान से डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया। ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए जहां केसेस बिल्कुल जीरो के करीब हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लिए जहां कम है, जहां ज्यादा है, जहां बहुत ज्यादा। और आईसीएमआर ने कहा कि सब कुछ देखने के बाद, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत केयरफुली उन्होंने 400 हाउस होल्ड चुने, 400 हाउस होल्ड के अंदर जाके ब्लड टेस्ट लिया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सर्वे है, बहुत अच्छा डिजाइन सर्वे है। किस कंपनी की किट इस्तेमाल की, वो कैसी है मैं नहीं जानता, वो प्रोफेसर से अभी हम पूछ लेंगे। सब कुछ करके उन्होंने कहा कि देश में स्प्रेड 0.73% है। और ऐसे कहा कि भाई कमाल हो गई, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। और साथ में ये भी कह दिया कि इससे साबित हो जाता है कि हमारी ये जो पॉलिसी, जो लॉकडाउन हुआ था, वो सफल हो गया। मैंने ध्यान से देखा, मैंने सिंपली कहा कि भाई आप समझ रहे हैं देश में 0.73% का मतलब क्या होता है? देश के 0.73% का मतलब आप सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, 138 करोड़ हमारे देश में लोग हैं, 0.73% का मतलब है 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 7 लाख लोग हो जाएंगे। और यही नहीं, मामला और भी गड़बड़ है। वो कहते हैं कि 0.73% तो सिर्फ वहां है जहां बीमारी हॉटस्पॉट नहीं, यानी कि दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, ऐसे जगहों को छोड़ के बाकी जगहों का सम, इन जगहों पे क्या स्थिति है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, उन्होंने कहा है कि जल्दी ये रिपोर्ट रिलीज करेंगे, मगर अखबारों में लीक हो गई थी खबर, और वो कह रही थी 15 से 30%। तो मैंने एक मोटा सा अंदाजा लगाया, मैंने कहा चलिए भारत की आबादी में 138 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ लोगों को हम अलग कर लेते हैं जो हॉटस्पॉट्स में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई वगैरह जैसी जगह पे रहते हैं, और बाकी 133 करोड़ अलग हैं। 133 करोड़ के ऊपर हम लगाएंगे 0.73%, तो आ गया 97 लाख। इन 5 करोड़ पे कितना है, मैंने कहा चलिए मान लीजिए 15%। जो लीक खबर से आया था, विश्वास अभी कोई पक्का नहीं है, खबर आएगी तो हम बता सकेंगे। मैंने कहा चलिए मिनिमम मान लेते हैं, 15% पकड़ लीजिए, 75 लाख ये हो गए 1 करोड़ 72 लाख। अच्छा, इसमें भी पेच पेच ये है कि वो कह रहे हैं कि ये हमारा सर्वे तो 30 अप्रैल की स्थिति बता रहा है। सही कहते हैं, क्योंकि सीरोलॉजिकल सर्वे जो होता है वो जिस दिन सैंपल लिया जाता है उससे 2-3 हफ्ते पहले की कहानी बता रहा होता है, क्योंकि ये जो वायरस जो है आपके नाक में, मुंह में, फाइनली आपके ब्लड में शामिल होने और उसे रिफ्लेक्ट होने में 2-3 सप्ताह लगते हैं। तो वो 3 हफ्ते बाद, तो वो कह रहे थे कि 30 अप्रैल को ये स्थिति थी। तो 30 अप्रैल को देश में 1 करोड़ 72 लाख लोगों में ये फैल चुका था। और उसके बाद कितना बदले हैं, मैंने इसे देखा, सरकारी आंकड़े 8.5 गुना बढ़ गए थे तब से, क्योंकि 30 अप्रैल को सरकार कह रही थी 34,000 लोग हैं सिर्फ इन्फेक्टेड। तब से अब तक मैंने देखा 8.5 गुना बढ़ गए। तो मैंने 8.5 से गुणा करके बताया और कहा कि 14.7 करोड़ बनते हैं इस हिसाब से। ये तो बड़ा खतरनाक फिगर है। सरकार बता,
तो मैंने लेख लिख के ट्वीट करके सिंपली सवाल पूछे। मैंने कहा 14 साढ़े 14 करोड़ का फिगर मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन सरकार जो आंकड़े दे रही है उसका मतलब यही बनता है, तो इसको कृपया स्पष्ट कीजिए और आप पूरा बताइए क्या स्थिति है। आप एक तरफ कह रहे हैं 3 लाख लोग टेस्टेड हैं, दूसरी तरफ आपका फिगर कहीं 14 करोड़ के करीब पहुंचता है, दोनों ही गड़बड़ चीज लगती है। रियलिटी इसमें क्या है? आईसीएमआर की तरफ से अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। आज हिंदू अखबार में एक खबर है जो कि शायद उसका जवाब देने की कोशिश है। मैं इन सब चीजों के बारे में प्रोफेसर गौतम मेनन से बात करना चाहूंगा। अगर आप मेरा कैमरा टर्न कर देंगे तो मैं उनको देख भी पाऊँ, क्योंकि वो है यहाँ पे, या ये मेरे सामने रख दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ। वेलकम प्रोफेसर मेनन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ जी, थैंक यू योगेंद्र जी। थैंक यू, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। कुछ देर तक आपके साथ चीज का वॉल्यूम वगैरह, सॉरी वो वॉल्यूम उसका बढ़ा दीजिए ताकि मुझे सुनता रहे। सॉरी, थोड़ा सा देर आपको वेट करना पड़ा क्योंकि मैं यूजुअली बाकी कई और चीजों के बारे में बात करता हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, पहले आपके बारे में मैं पढ़ता रहा आज सुबह। आप बायोलॉजी करते हैं, आप फिजिक्स करते हैं, आप मैथमेटिक्स करते हैं, एग्जैक्टली क्या करते हैं मैं तो फील्ड का नहीं हूं, पर हमारे सब साथी जानना चाहेंगे। आप बायोफिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं और आप चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में भी रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर स्पेशलाइजेशन? आप आराम से हिंदी इंग्लिश जैसा कंफर्टेबल हो आप उसमें बोलिए। हमारे प्रोग्राम में मैं हिंदी इसलिए यूज करता हूँ ताकि काफी लोग उसको समझ सकें, लेकिन हमारे बहुत साथी इंग्लिश को समझ जाएंगे और कोई आपकी बात होगी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। सो फील फ्री, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें बोलो। थैंक यू योगेंद्र जी। मैं तो बोथ फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों करता हूँ, दोनों डिपार्टमेंट में हूँ मैं अशोका में, एंड बोथ इन द फिजिक्स एंड द बायोलॉजी डिपार्टमेंट। लेकिन सच में आई एम अ मैथमेटिकल मॉडलर, मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ ऐसे इन दोनों सब्जेक्ट्स में मैं इसको यूज करता हूँ, और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट है डिजीज मॉडलिंग में खासकर। So that is why I have been working on disease modeling for the last several years, and I've been looking at disease modeling in the context of COVID-19, trying to understand कि क्या हो रहा है उसमें, कैसा बदल रहा है इसका सीन इंडिया में। ये मेरा जी, इंटरेस्ट है। डिजीज मॉडलिंग माने मैं समझा दूं कि कोई बीमारी कैसे बढ़ती है, इसके लिए आपको बायोलॉजिस्ट चाहिए, मेडिकल साइंटिस्ट चाहिए, लेकिन आपको डेटा साइंटिस्ट भी चाहिए, मैथमेटिशियन भी चाहिए, जो कि मॉडल बनाएंगे कि अगर ग्राफ इस गति से बढ़ रहा है तो यहाँ पहुंचेगा, उस गति से बढ़ रहा है तो वहां पहुंचेगा। और आपने एंगल इसका बदल दिया, थैंक यू, ताकि मैं देख भी पाऊंगा प्रोफेसर साहब को। ऐसा उस पर कर दीजिए ताकि मैं उन्हें देख पाऊँ। तो जी, थैंक यू। तो आप मॉडलिंग करते हैं और आप 400-500 साइंटिस्ट लोगों ने मिलके एक ग्रुप भी बनाया, इंडी साइकॉप करके। वो ग्रुप क्या है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि क्या होता है कि मैं देखता हूँ हमारे ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं है कि इंडिया की साइंस कितनी एडवांस्ड है। बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहता रहा हूँ कि भाई हमारी पॉलिटिक्स की जो भी हालत हो, हमारी इकोनॉमी की जो भी हालत हो, हमारी मेडिकल साइंस, हमारे साइंसेस बहुत एडवांस्ड है, दुनिया भर में हमारे लोग हैं। और ये जो ग्रुप आपने बनाया 500 इंडियन साइंटिस्ट का, उसके बारे में जरा बताइए। वैसे अभी 600 साइंटिस्ट है अभी उसमें शामिल। तो 600। हाँ, इट इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, और छोटे सिटी से भी साइंटिस्ट शामिल है उसमें। तो वी डू मेनी थिंग्स। वन इज टू रिसर्च कोविड फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, टू हैव मॉडल्स दैट आर वैलिड फॉर इंडिया। और दूसरी चीज जो हम करते हैं कि होक्स बस्टिंग, जो लोग बात आम से सामने बात करते हैं इसके बारे में, जो गलत है उसमें, वी ट्राई टू ब्रिंग दैट आउट, से दिस इज रॉन्ग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ क्लैरिफिकेशन। We try to explain the science. We make movies and little videos in many Indian languages ताकि लोग को और भी समझे इसके बारे में। जी, देखा We मैंने। look at it from many points of view. We try to explain to the public what is it that we know about COVID, how does it evolve, how does it improve, and how do people get a better understanding of it? Because we think that it is the job of scientists to be able to communicate with the public, to tell them what it is that we do and what is the importance of science in the understanding of COVID. बहुत बढ़िया। तो आप इसमें मेडिकल हिस्से भी बताते हैं और एक जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपकी वेबसाइट देखी, पब्लिक के लिए और इंडियन लैंग्वेजेस में आप लोगों ने दिया है। मैं हाँ आप जी। सबको इनकरेज करूंगा उस वेबसाइट के बारे में भी बताइए ताकि कैसे लोग वहां जा सकते हैं। आपने कुछ वहाँ टूल्स भी दिए हैं जिससे लोग खुद प्रोजेक्शन कर सकें। सच बात यह है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे उन टूल्स को यूज करूं, बट जरूर बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स खुद जाएं। हम बजाय कि अखबार की रिपोर्ट पढ़ें, उसकी बजाय वेबसाइट पे हम सीधी इन चीजों को क्यों ना पढ़ें, ताकि वी गेट बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। जी
हाँ जी, बिल्कुल, कोई भी जा सकता है, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ है। उसका वेबसाइट का नाम है indscicov.in, INDSCICOV.in, .in इंडिया के लिए। तो वहाँ पे मॉडल्स के बारे में बताया गया है। वहाँ पे मॉडल्स, आप जैसे आपने बोला कि मॉडल्स रन भी कर सकते हैं वहाँ पे, और खूब सारा इन्फॉर्मेशन है, कई 18 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे पोस्टर्स हैं जो डाउनलोड कर वंडरफुल, सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन है। वंडरफुल, दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड। क्योंकि बहुत बार मैं अब इस प्रोग्राम में मैंने पता नहीं कितनी बार कहा होगा कि भाई प्लीज डोंट रन डाउन इंडियन साइंटिस्ट। इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की साइंस है, और दुनिया भर की साइंस इंडिया के साइंटिस्ट लोगों के आधार पे चलती है। मगर अच्छी बात है कि आप जैसे लोग अभी भी इंडिया में हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट नाउ आस्किंग क्वेश्चंस आपसे। जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था ताकि आप हमारे सब साथियों को बता सकें। पहला सवाल है कि एक्चुअली कितने केसेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 3,21,000 केसेस। चारों तरफ से शिकायत आ रही है कि हम तो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं खुद एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मतलब दिल्ली में तो हालत ये है कि आपको ऑलमोस्ट प्रूव करना पड़ता है कि मेरा कोविड है, तब वो आपका टेस्ट करते हैं, नहीं तो कहते हैं टेस्ट नहीं। मतलब मैं आपको कल का किस्सा बता सकता हूँ, बिल्कुल जहां मैं रहता हूँ वहीं का किस्सा बता रहा हूँ। एक पेशेंट है जो कि कोविड पॉजिटिव निकला। उसके साथ रहने वाले लोग कहते हैं कि हमारा टेस्ट तो कर दो, हम 24 घंटा इसके साथ हैं, हम इसके केयर गिवर। और सरकार कहती है नहीं, आपका टेस्ट नहीं हो सकता। जो सबसे एक्सपोज्ड है उनका टेस्ट नहीं होगा। और दिल्ली में तो कल हुआ है 5,500 सिर्फ टेस्ट हुए, 5,500, and 2,000 of them have turned positive. So how do we believe? What is the true picture? So we have looked at this in our models, and we have consulted with many other people who look at similar models. I think we are undercounting the number of infections by at least a factor of between 20 and 30. मान लीजिए एक कंफर्म्ड इन्फेक्शन जो गवर्नमेंट लिस्ट पे आता है, उसके साथ में 30, कम से कम 20 और 30 के बीच में अनकंफर्म्ड है, जिसको यू हैव नॉट इवन टेस्टेड, सो यू डोंट नो. That is the difference of the numbers. That is the difference that we imagine. And we have looked at this by looking at models that try and see, given the number of deaths that are reported, because at least deaths you cannot hide by very much. You cannot conceal those numbers by very much. Given that, what is the number of infections that you should expect? And that is where we see this very big difference between the numbers that are recorded of infections and the actual numbers that must be there given the number of deaths. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, इसको मैं बड़ा समझा दूं तरीके से कि डॉक्टर मेनन कह रहे हैं कि इन लोगों ने तमाम तरह से डेटा को देखा है और इनकी अपनी समझ है कि हमारे यहाँ एक्चुअल जितने इन्फेक्शंस हैं वो जितने सरकार में रिपोर्ट हो रहे हैं उससे कम 20 या 30 गुना ज्यादा हैं। यानी कि अगर सरकारी आंकड़ा दिखा रहा है 3,20,000, इसका मतलब है कम से कम 65 लाख है, या 95 लाख के करीब भी हो सकते हैं। 65 से 95 लाख केसेस हैं। मैं आपकी बात ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। एक जो मैं आपसे एग्जैक्ट चाहता था, जब हम कहते हैं केसेस, इसका दो अलग मतलब हो सकता है। एक तो वो जो कि व्यक्ति बीमार है, जिसके कुछ सिम्टम्स हैं, बुखार है, सब कुछ हाँ हो जी। रहा। दूसरा वो होता है जिसको कुछ पता ही नहीं, उसके ब्लड स्ट्रीम में है, उसे किसी दिन पता ही नहीं लगा कि उसके पास है। सो विच ऑफ द टू आर यू टॉकिंग अबाउट? एक्चुअल I'm talking केसेस? about infection. I'm talking about infections. So the जी, total number of infections is the factor that is 20 to 30 times the number of cases. The cases only follow if you test. Only if you test somebody can you tell if they have an infection or not. So all of you are missing in all of the people who you are not testing, even though they have the symptoms, and all the people who don't have symptoms but have the underlying infection. So दोनों है उसमें. जी। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम पूरा टेस्ट कर रहे होते इस वक्त कायदे से, जो जो चाहता है या जिस पे भी करना चाहिए था सबका टेस्ट अगर कर रहे होते, तो हमें 65 लाख, 95 लाख इतने कुछ केसेस दिखाई देते। सिर्फ इतने नहीं जितने हमें दिख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल. लेकिन दो बात और पूछना चाहता हूँ। एक, आपने कहा कि आपने ये एस्टिमेट किया डेथ्स के नंबर पे बेस करके, यानी कि आपकी एजम्पशन ये है कि केसेस की संख्या को छुपाया भी जा सकता है। और छुपाने की बात नहीं है, लोग खुद भी नहीं जाते, डर के मारे नहीं जाते, पता भी नहीं लगता, सोचते हैं अच्छा एक दिन का बुखार है, हाउ डज इट मैटर, छोड़ देते हैं इन सब चीजों को। लेकिन आपने लेकिन डेथ का नंबर जो है वो गलत नहीं दिया जाता, ये एजम्पशन है। मगर उसमें दो बात है प्रोफेसर। तो वो ये है कि देखिए दिल्ली के अंदर आप मान लीजिए किसी कॉलोनी बस्ती में है, कोई 85 ईयर ओल्ड बुजुर्ग है,
जिसको 4 दिन बुखार हुआ उसकी डेथ हो गई। अब फैमिली वालों को अगर शक होगा तब भी वो बताएंगे नहीं, नहीं तो उसको मतलब उसका क्रिमेशन नहीं होगा। अभी तो जो स्थिति दिल्ली में चल रही है, क्रेमेटोरियम में नहीं जाने दे रहे हैं। सो व्हाई डू यू थिंक दैट डेथ्स मे नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, अंडर रिपोर्टेड? No, no. So I think deaths are definitely underreported. So certainly, but they are not underreported by, let us say, a factor of 100. Nahi to our crematoriums and they would have been really filled up. Maybe they're underreported by a factor of 3 or 4 or 5. Definitely they're underreported. Even with that, you have the same estimate. The number must be at least between 20 and 30, the number of deaths. For every infection, there is at least that many that are available. वो रिजल्ट ज्यादा बदलने जाता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि डेथ्स में भी अंडर रिपोर्टिंग है, लेकिन डेथ में ये नहीं होगा कि अगर 100 लोग मर रहे हैं तो सिर्फ 2 लोग दिखाए जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। डेथ के अंदर आप मैक्सिमम 2-3 मतलब आधा दिखा सकते हैं, 1/3 दिखा सकते हैं। मेरा भी यही अनुमान था। डेथ में ये नहीं हो सकता कि 100 लोग मर रहे हैं और सिर्फ 2 लोग ऑफिशियली, तो अगर ऐसा होता तो हमें सड़कों पे दिखाई दे जाता। तो डेथ में अंडर रिपोर्टिंग है, शायद बाय फैक्टर ऑफ कोई जितने हैं, हो सकता है जितनी एक्चुअल डेथ हो उससे जितनी दिखाई जा रही है उससे डबल हो सकता है 2.5 गुना 3 गुना, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपका अनुमान इन सब चीजों के आधार पे ये है, और ये एक साइंटिफिक मॉडलिंग से आपने अनुमान किया कि हमारे यहाँ एक्चुअल केसेस कम से कम 20-30 गुना ज्यादा है जो ऑफिशियली रिपोर्टेड आ रहा है। यहाँ ये भी हमें कहना चाहिए कि ये सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, शायद दुनिया भर में ही हो। एक्चुअल केसेस ज्यादा है, रिपोर्टेड कम है। क्या वहां पे भी 20-30 टाइम्स ज्यादा होता है या वहां वो हमसे कम होता है? जैसे अमेरिका में वो कह रहे हैं 20 लाख केसेस है, तो वहां रियलिटी क्या? So everywhere around the world, the cases are undercounted because you don't know how many people are actually infected. But the factor can be different, maybe a factor of 5, maybe a factor of 10. 20 to 30 is large. तो ब्राजील में और रशिया में शायद हमारे जैसे उतना अंडरकाउंटिंग हो गया है। लेकिन यूएस में अंडरकाउंटिंग इज नॉट दैट मच, मे बी अ फैक्टर ऑफ 5, लेस देन 10 डेफिनेटली। तो ये तो फर्क है इन कंट्रीज में। हाँ, क्योंकि वो बहुत फॉर्मल इकोनॉमी। Wherever you test more carefully, wherever you test more broadly, you will find more and more infections. That is the basic message. जहाँ पे आप restrict करते हैं testing को, तो you will just not find that many infections that are actually out there. That is our main problem at the moment. दो चीजें हैं, एक तो यूएस के अंदर वहाँ की इकोनॉमी बहुत फॉर्मल है, हर चीज इंश्योरेंस में है, तो मतलब देयर इज नो वे यू कैन हाइड और अंडर रिपोर्ट। और दूसरा वहाँ टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा। जी, ये टेस्टिंग पे बहुत शुरू से डिस्प्यूट रहा, और लोगों ने कहा है, पहले दिन से मुझे याद है केरला में जब होना शुरू हुआ तो केरला गवर्नमेंट ने पोजीशन ली थी कि हम टेस्ट करेंगे। उस जमाने में लोग कह रहे थे टेस्ट 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 दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोजीशन लिया उस वक्त कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते। और उस वक्त 2 तरह की रीजनिंग था, नहीं इतना ज्यादा करना नहीं चाहिए, दूसरा ये भी था कि नहीं इतने किट्स हमारे पास है नहीं, बाकी बाद में रिजर्व करना चाहिए एटसेट्रा। और हमने टेस्ट कम किया। अब इंटरनेशनली बाकी दुनिया ने जैसा टेस्ट किया है उसके कंपैरिजन में वेयर डू वी स्टैंड? क्या ये बात कहना सही है कि इंडिया में जो टेस्टिंग है ये इंटरनेशनल नॉर्म्स से बाकी देशों को देखते हुए बहुत कम है? और सिर्फ यूएस से हम तुलना ना करें, वो बहुत अमीर देश है, लेकिन बाकी दुनिया के देशों से कंपैरिजन करें तो हाउ डू वी स्टैंड? So we don't do very well on testing if you compare with Singapore, South Korea, China, and even other countries. So the countries that are sort of not doing testing very well are countries like Brazil and India, mainly among these countries, who are not testing at the level that they should be testing. But among countries of the world, we are not testing very high. We should be testing much more given the importance of the disease to our country. It has now entered our country. It is now spreading across our country. We should be testing more. मतलब हमारी हालत थोड़ा ब्राजील जैसी है। ब्राजील भी हमारी तरह बहुत बड़ा देश है, हमारी तरह बहुत क्योटिक देश है, हमारी तरह बहुत अनइक्वल देश है, और वहां भी पॉलिटिक्स के अंदर रोज ड्रामा होता रहता है कोई ना कोई। कुछ वैसी स्थिति हमारे यहाँ बन रही है जहाँ बहुत ही टेस्ट हम बहुत कम कर रहे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं 3,21,000, तो रियलिटी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। और ये एक बहुत मेजर फ्लॉ है हमारी समझ में, हमारी सोच में। आपको क्यों लगता है व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गो फॉर सच लो टेस्टिंग? क्या रिसोर्सेज नहीं थे या हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी? क्योंकि अब लगता है रिट्रोस्पेक्ट में कि केरला वाज वाइज, isn't it? Kerala was wise in doing that, but I think at least in the beginning there was a lack of testing. So when we imposed the lockdown for such a long time, that would have been the time to ramp up testing to a level at which you could test at least everybody who came reporting with COVID symptoms. ऐसा है कि there are many people who are infected who will not show symptoms, who are asymptomatic.
asymptomatic. The current understanding is that they do not infect people at the same level as people who show symptoms. The ability to infect other people is somewhat less. But at least somebody who comes to the hospital with symptoms, who is symptomatic, who is showing dry cough, fever, every symptom of COVID, you should be able to test these people. That we are not doing, and that I think is a mistake. Because we are saying that you have to establish a connection to a known COVID person, someone who has traveled from abroad. You have to be in the hospital with a case of severe acute respiratory. Only then will you be tested. That is really contracting the number that you should be testing. And in Delhi, it is clear that you are not testing many people who should be tested, so that you can ask them, you can take them to hospital, you can ask them to self-confine. But otherwise, you have no way of understanding how many people in the community have the disease, and no way of actually preventing them from passing it on to other people if you do not test. That's why testing is important, to understand how much it has spread, where has it spread, where should you put your control in, and what should you advise people in सब कारण के लिए. शुक्रिया. तो मैं अब आपको ले जाऊंगा इस पे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे सब व्यूअर्स जो हैं, हम भी, मैं भी, हम सब जानना चाहते हैं भाई आगे क्या होने वाला है. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, ये जो ICMR का सर्वे है, इट्स फर्स्ट सर्वे. मेरा अपना इंप्रेशन था कि इट्स, मैं उस तरह की मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं जानता हूँ जैसा आप हैं, क्योंकि मैं तो कभी कभार थोड़ा सा सिंपल ओपिनियन सर्वेज वगैरह हम लोग करते थे. मगर मेरा अपना इंप्रेशन था कि इट्स ए फेयरली वेल डिजाइंड स्टडी. उन्होंने ICMR ने किया, पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट्स को 4 हिस्सों में बांट दिया. वो जहां ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल केसेस हैं, वो जहां थोड़े केसेस हैं, ज्यादा हैं और ज्यादा. और फिर चारों से उन्होंने कुछ शायद 20-20 डिस्ट्रिक्ट, 15-15 डिस्ट्रिक्ट चारों में से चुने. और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 400 हाउस होल्ड चुने, वो किया उसका अध्ययन. आई थॉट इट्स ए फेयरली वेल डिजाइंड स्टडी. व्हाट्स योर इंप्रेशन? It is a very well designed study. The only problem is we have no much information about the results of that study. All we have is one number, which is the fraction of people who are infected given the serological survey. That number is very small. It's about 0.778%. Because that number is small, the government has said that the infection has not spread very widely. But because we do not know how exactly this number was divided among the districts, which districts reported a higher number, which reported a lower number, what were the nature of the patients that were reported this, and plus there are questions about the test itself. Whenever you have a very low prevalence of the disease, you have to ask many questions about the nature of the test and how accurate it is in picking up the disease in a person. With these numbers, it is likely that the test does not have that level of accuracy to be able to get that number accurately. We do not know these facts about the test, the facts about the population on which it was done, and the distributions and the confidence with which one can make that statement. This hopefully we will learn further. So far, we do not have this information yet. The most important information is what they have not told us so far, कि hotspots में, जैसे दिल्ली, मुंबई, etc., में वहाँ पे rates कैसे हैं, कितना बढ़ गया वहाँ पे infection. We are all waiting for that because that is in a sense the most important bit of information, because much of the diseases inside the cities, inside the top 10 or 15 cities have more 50-60% of all of the infections. That number, from at least from what has been leaked in the paper, can be 15%, 20%, which would be a large number. It would be nice to see that result and see when it actually happens. So the study was designed well for the districts, the 65 districts that were studied, but we do not have enough information yet to determine the accuracy with which we should treat those results. So आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टडी के डिजाइन में नहीं है, अच्छी स्टडी है, ठीक ढंग से कैरी आउट हुई है, मगर जिस आंकड़ा जो दिया है, सिर्फ एक आंकड़ा पकड़ा दिया है, 0.73%. और मुझे लगा वो भी काफी कुछ नगाड़ा बजा के और कुछ करके, मुझे कम से कम उसको देख के ऐसा महसूस हुआ कि अच्छा सिर्फ 1 पॉइंट स्कोर करना था कि देखो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, लॉकडाउन सक्सेसफुल हो गया. सिर्फ इतनी अच्छी स्टडी का इस्तेमाल सिर्फ ऐसी छोटी चीज के लिए करना तो बहुत सेंसिबल बात नहीं है. जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी उन्होंने सिर्फ एक आंकड़ा दिया है, और आप जो कह रहे हैं वो ये कि देखिए अगर कोई स्टडी है जैसे बाद में आएगी उन जगहों पे जहां बहुत ज्यादा केसेस हैं, 15%, 20%, 25%, पर सिर्फ इंडिया में नहीं, न्यूयॉर्क में जब हुआ था तो क्या दे फाउंड 20% न्यूयॉर्क के अंदर कुछ था. तो अगर कोई सर्वे ढूंढता है कि एविडेंस मिलती है कि हमने वहां 20% देखा, तो आप श्योर हो सकते हैं कि अच्छा 20 का हो सकता है 21 हो सकता है 19 हो, बट इट्स इन ए रेंज, तो आपको एक सेंस लग जाता है. जब कोई कहता है 0.7 देखा, तो आपको ये पता नहीं लगता कि 0.7 का मतलब कहीं जीरो तो नहीं है. स्मॉल नंबर्स की ये प्रॉब्लम. और इस
बिल्कुल। अगर ये ठीक से बताती, काफी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये बताती कि जो लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट है उनमें क्या होना चाहिए, उससे हायर में क्या होगा, उससे हायर में क्या होगा, तो हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलता। मैं एक सवाल आपसे इसलिए पूछ देता हूँ क्योंकि वो सवाल मेरे से तमाम लोगों ने पूछा और मुझे लगा कि अरे तो इतना गलत सवाल है, बट एनीवे आई वांट टू चेक, आई वांट टू चेक विद यू, क्योंकि आज हिंदू में रिपोर्ट भी छपा। कई लोगों ने कहा कि द रिपोर्ट सिंपली सेज कि 0.73% इज द रेट इन द सैंपल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। आप इसके आधार पे देश के बारे में कंक्लूजन क्यों निकालते हो? और मैं सबको ये कह रहा था कि भाई सैंपल सर्वे करने का पॉइंट क्या होता है? ये 69 डिस्ट्रिक्ट आप इसलिए लेते हैं ताकि आप पूरे देश के बारे में कंक्लूजन निकाल सको, तभी तो आप करते हैं। अगर आप ये कहो कि आप जिस जिस घर में गए थे आपको सिर्फ उसी घर के बारे में पता लगेगा, घर में जिस एक मेंबर का आपने सैंपल लिया है सिर्फ उसी के बारे में पता लगेगा, फिर तो सैंपल सर्वे करने की जरूरत ही नहीं है। The whole point of sample survey is to draw conclusion about the larger universe. So, जो आज हिंदू की रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि इन 0.73% को हम सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट्स पे अप्लाई करें, 69 डिस्ट्रिक्ट्स पे, जिससे कंक्लूजन निकलता है कि 7 लाख पीपल वर इन्फेक्टेड। मुझे बड़ा अजीब लगता है, either you say कि it applies only to those people, those households, or you apply it to the country. What's your sense? I mean, I've stated my prejudice, but feel free to contradict and say what you actually feel. I would be conservative about it and say that as far as we know, it applies only to those districts. From there to make a step to extending it to the whole country is difficult because we do not know the geographical spread of these districts. Plus, we do not know the numbers for the cities yet. Right now, the cities are really the places where the infection is taking off, where the maximum number of cases are between Delhi, Bombay, Calcutta, and Ahmedabad, and Madras and Chennai, which is another city where the main. So those are the main contributors to the growth of the infection right now. They're not included in this number of 0.78. Absolutely, absolutely. So until we know them, we will not know, we will not have a larger picture of how it has actually spread. So we do not know what this number 0.78 applies to. To what extent does it apply to districts in Maharashtra? If you exclude Bombay and you exclude Pune, does it apply there? Does it not apply there? So because of these questions, I would trust it for those districts as a survey. Until we know more about exactly, I would say that we need to know much more about the nature of the survey itself before we can say anything. But I would hesitate to take that as an example for Bombay or Delhi, where really the cases are in large numbers. Absolutely. वो तो ICMR ने भी क्लैरिफाई किया है कि अभी तक जो है पार्ट 1 ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन, अभी हमें आधी से मतलब एक हमारी इंफॉर्मेशन, ये जो 69 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये वो हैं जो कि एक तरह से हॉटस्पॉट एरियाज के बाहर के, तो दीज आर द रिलेटिवली नॉर्मल प्लेसेस, नॉर्मल जगह पे ऐसा है। हॉटस्पॉट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तभी हम पूरे इंडिया के बारे में जनरलाइज कर पाएंगे, वो बात सही है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अबाउट द नॉन हॉटस्पॉट एरियाज, क्योंकि आफ्टर ऑल इन 69 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया है तो किसी बेसिस पे तो सेलेक्ट किया होगा, कुछ तो रेंडमाइज्ड होगा, otherwise why should we be interested in this 69 district? Yeah, what is so special about these places? सैम्पलिंग का यूजुअल ये होता है कि हमें उस सैम्पलिंग यूनिट में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें उसमें इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है बाकी सबके बारे में। तो कैन वी यूज इट टू जनरलाइज अबाउट द नॉन हॉटस्पॉट एरियाज व्हिच दिस सैंपल कवर्स, हैज बीन माय इंटरेस्ट, बट दैट्स समथिंग। I think my main worry at this point is that we don't know enough of the details of the test itself and how much we can trust the properties of the test, the sensitivity and the specificity in applying it to regions where the disease has not spread very much. जैसे मैंने आपको बोला था पहले कि the confidence interest, what is a region in which we can trust the sensitivity of the test or the specificity is not known to us. We do not know anything about that. We know about the test under lab conditions, but we do not know about the test under the field conditions in which it is being used. Until we get that information, it is hard to say anything about how accurate these tests are. The other thing is that to be useful, you must keep repeating these tests. जैसे आपने बोला था पहले, this is done on the 15th of last month, so it reflects infections up to the 30th of April. Every 2 weeks or 3 weeks, you should repeat that test because only then you have a larger picture. After the 30th of April, many people have moved back to their villages, जहाँ जो भी migrants होते थे दिल्ली और मुंबई से, have moved back. So we do not know how the situation has changed. So we only have a snapshot, if it is correct, of 1.5 months ago. We have no idea what is happening currently at this point. तो अब दो चीजें कह रहे हैं, पहला तो ये कि अभी हमें वेट करना चाहिए कि हमें टेस्ट की पूरी डिटेल्स
मिल जाए, उसके पूरा डेटा मिल जाए। और दूसरा कि सबसे अच्छा ये होगा अगर इस टेस्ट को हर 15-20 दिन बाद बार बार इसी सैंपल को रिपीट किया जाए, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि अब कितना स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो सारी इंफॉर्मेशन है वो तो अप्रैल के अंत तक कितना फैला था, और सारा खेल तो उसके बाद ही शुरू हुआ। जो माइग्रेंट्स वापस गए हैं, सब कुछ हुआ है, ओपनिंग हुई है, अनलॉकिंग हुई है, सब उसके बाद हुआ है। तो वी शुड गेट टू नो दैट। नाउ आई वांट टू पुश यू टू द टू couple of additional things. ये जो जिस तरह से बढ़ रहा है, मैंने इसका बहुत सिंपल अरिथमेटिक किया, उतना कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग नहीं जैसा आप लोग करते हैं। आज हम 3,20,000 पे, समझिए 15 जून तक हम 3,40,000 पे पहुंच जाएंगे, 3,40,45,000 पे होंगे। हर रोज 10-11-12,000 बढ़ रहे हैं, 17 दिन में डबल हो रहा है। तो समझिए आज से 17-18 दिन आप मान लें, तो हम 40 दिन में, कम से कम 40 दिन नहीं, हम 35 दिन के अंदर हम डबल हो जाए, हम 2 बार डबल हो जाए, तो 3,40,000 बढ़ के 6,80,000 और 13,60,000 हो जाएगा रफली आज से 35 दिन बाद, यानी कि 20 जुलाई के करीब ये स्थिति हो जाएगी। उसके बाद आप 20 दिन का एक और इटरेशन मान लें, तो हम जाके पहुंच जाएंगे ये कोई 25 लाख के करीब पहुंच जाए। तो हम रिपब्लिक डे के करीब, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के करीब जाएंगे, तो कम से कम 30-40 लाख के फिगर के बीच में हम पहुंचेंगे इस हिसाब से। और अगर इसी आंकड़े को हम बाद में और चढ़ाते रहें, ये एज्यूम करते हुए कि नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे, डबलिंग के 18 का 19-20 और ये सब होता जाएगा, तब भी मैं देख रहा था कि अक्टूबर नवंबर में जाके हम 1-1.5 करोड़ एटलीस्ट उस पे पहुंच रहे हैं। Now, is that a very lazy speculation? मेरे जैसे लोग खाली बैठे काम कर रहे हैं, या एक्चुअली इस तरह की स्थिति हो सकती है? और मोर स्पेसिफिकली, are we headed to be number 1 in the world? क्या इंडिया इस वक्त पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड देश बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं? अगर सिर्फ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को देखें तब भी। So the number of cases that we are recording daily is slowly going up. That is not a good sign, because that unless you only when the number of cases that you recorded each day begins to come down, you know that you are over the peak. So given the rate of that increase, it looks as though we will soon, maybe in a matter of several months, let's say a few months, it is likely that we will be first in the world, because we have a large population. That is another thing, that in terms of, even if 1% or 2% of our population is infected, that is still a very, very, very large number by any count. The problem with just assuming a simple multiplying factor of it doubles every 15-17 days is that the dynamics of the disease changes as you go forward in time. It takes automatically, as more and more people become infected, more and more people become immune to the disease, it automatically will slow down, so that whatever is 17 days will become 25 days, will become 35 days. Already in the US, you are seeing that turnover. The more people are sensible about how they behave in terms of mask wearing, hand washing, all of these things, the more you can stretch that out. So it is very difficult to predict. On the basis currently of what we know, it is likely that given the increase in the number of cases per day, the fact that that number is increasing, we are on track to soon become among maybe the second, then possibly even the first, the number of infections in the world. When that will happen or how that will happen is very hard to say. तो आप ये कह रहे हैं कि नंबर 1 पे तो शायद हम पहुंचने वाले हैं in terms of the number of COVID positive cases, even going by official count. अभी हम अनऑफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं। जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड केसेस हैं, जैसे यूएस में 20 लाख हैं, हमारे यहाँ 320 हैं फिलहाल, उसमें धीरे धीरे, क्योंकि अब यूएस का ग्राफ अब गिरना शुरू हो गया। बिल्कुल। नंबर ऑफ, जैसा आपने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नंबर ऑफ केसेस पर डे, वो कम होने कब शुरू होते हैं? अभी तो बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ 8,000, 9,000, अब हम ऑलमोस्ट 12,000 टच कर गए हैं। और ऐसा कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था कि हम शायद 20-25,000 तक जा सकते हैं पर डे केसेस। तो जब तक ये बढ़ता रहेगा तब तक तो हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी हमने उतरना शुरू नहीं किया, वहां पहुंचे नहीं। और चूंकि यूएस ने अब उतरना शुरू कर दिया है, अभी हम चढ़ाई है और कुछ लंबी चढ़ाई है, और चूंकि हमारी पॉपुलेशन का साइज यूएस से कम 4 गुना ज्यादा, so we'll end up with, we'll probably be number 1.
that's a frightening situation to think. और आपने बताया लेकिन इसका डायनेमिक्स बदलता रहेगा, तो अभी से हम बहुत श्योर नहीं हो सकते कि क्या सिचुएशन होगा। लेकिन ये जो है कि हम 1 करोड़ का फिगर क्रॉस कर सकते हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा, शायद 2 करोड़ वगैरह, अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते ना इन चीजों को। नहीं, रूल आउट नहीं कर सकते उसको। अभी हम इससे इनकार नहीं कर सकते इस संभावना से कि ये सब चीजें हो सकती हैं। और अगर वैसा होता है तो बड़ी चीज, क्योंकि अभी हमारा जो फेटेलिटी रेट है, जो केसेस ऑफिशियली आइडेंटिफाइड हैं, उनमें अप्रोक्सीमेटली 4% के करीब डेथ हो रही है। सो अगर हम 1 करोड़ जाते हैं तो दैट्स 4 लाख डेथ्स। 2 करोड़ पे पहुंचते हैं 8 लाख डेथ है। 4 लाख हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली मलेरिया से और इन चीजों से 4 लाख के करीब लोग मरते हैं। कैंसर से 5 लाख के करीब लोग मरते हैं हर साल हमारे देश में। सो अब इसकी डेथ भी बहुत सीरियस प्रोपोर्शंस की तरफ जा सकती है। ये इस आशंका पे हमें रहना होगा। एक बात आपके पे आने से पहले मैं पूछ रहा था प्रोफेसर, यू नो माय फियर इज दिस, सब लोग कह रहे हैं कि एक पीक पे आके हम उतरना शुरू कर देंगे। मेरा फियर कुछ दूसरा है। महाराष्ट्र पीक पे आके उतरना शुरू कर देगा, दैट्स ट्रू। बॉम्बे पीक पे पहुंच ही चुका है, इट विल कम डाउन। दिल्ली शायद 1 महीने के बाद पीक से उतरना शुरू करेगा। माय फियर इज कि जब दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई पीक से उतर जाएंगे, ईस्टर्न यूपी विल स्टार्ट देन। और आप तो जानते हैं गोरखपुर वगैरह में क्या होता है, कितने लोग मेनिंजाइटिस से मारे जाते हैं, चमकी बुखार से मरते हैं। बिहार में हुआ, हमारी यहाँ हेल्थ सिस्टम्स बिल्कुल इतने खराब हेल्थ सिस्टम जो है, तो दिल्ली में हालत आप देख रहे हैं अभी क्या हो। जब उन इलाकों में जाएगा जहां हमारे हेल्थ सिस्टम्स बिल्कुल टूटे हुए, वहां क्या, कैन वी बी श्योर कि वहां पे इस तरह का इंटेंस इन्फेक्शन नहीं होगा जैसा कि इस टाइम दिल्ली में, महाराष्ट्र में और बॉम्बे में हो रहा है? We cannot be sure. And exactly as you said, the reports that are coming out, the preliminary reports that are coming out from Eastern UP, from parts of UP and Bihar, are not very positive. So I have exactly the same worry that once you move away from the big cities, from Delhi, Mumbai, etc., once you have, first of all, migrant populations who are moving back, who carry the infection with them to these, and in the presence of bad health infrastructure in these regions, those will become the new hotspots. Exactly your worry is my worry and the worry of anybody who thinks about these things. That we think about this now as a phenomenon of the cities, but in a few weeks to months, it will not be a problem with the cities anymore. It will be a problem of the villages and the surround areas that surround them. That's really something that we need to track, क्योंकि एक बार, अभी तक तो देखिए क्या है कि ये अमीर लोगों की बीमारी है जो धीरे धीरे गरीबों पे पहुंच रही है। मगर वायरस में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि गरीब के घर नहीं जाएगा। एक बार पहुंच गया तो वहां स्प्रेड तेजी से होगा, क्योंकि जो उनकी लिविंग कंडीशंस हैं वहां पे, दिल्ली वगैरह में भी जो हो रहा है, जो खराबी में बॉम्बे में हुआ, एक बार स्प्रेड करेगा तो बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। और फिर वहां उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं होगी, एक्सेस होगी तो वहां डॉक्टर्स की भी हालत इतनी खराब है, व्हाई ब्लेम द डॉक्टर्स, दे वर्क इन इम्पॉसिबल कंडीशंस। तो वहां क्या होगा, ये बहुत ही बड़ी चिंता है इस वक्त। डू यू, आई मीन एट दिस स्टेज क्या आप कह सकते हैं कि रफली आई एम लुकिंग एट द नेक्स्ट 3 months, 6 months, 1 year, जिसके बाद हम more or less कहेंगे कि it's now like one of those normal disease? It's hard to predict, but at least some of the work that we do suggests that by August, let's say the middle of August, is when you should see the peak. That peak will last for a long, it will go up, but it will take a long time to come down. It will have a long tail to that. So that is a tail in which more and more infections will happen. But hopefully the number of infections per day is not increasing, it's slightly decreasing. It's just spread out over a much longer period. That at least hopefully we can cope with. My worry mainly is, can we cope with the peak? At the peak, you may imagine that the number of new cases, instead of being 12,000 per day, might go to something like 30,000 or 40,000 per day. That is a situation that hospitals cannot cope with. Already they are finding it hard to cope. That would be the main worry, and we have to prepare for a situation like that future में. So आप, मैं बाकी सब चीजें बाई चांस फॉलो न किया और मैं बता दूं, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि वैसे कागज के डॉक्टर है, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब कहने से कंफ्यूज जाता है। ये जो केसेस जो है शायद अगस्त के करीब तक तो बढ़ेंगे पर डे केसेस, और ये पॉसिबल है कि आज जो 12,000 पर डे है, हो सकता है 25-30 हजार तक भी पहुंच जाए पर डे, जो इस स्पीड से बढ़ रहा है।
और उसके बाद एकदम गिरना नहीं शुरू होगा, उसके बाद कुछ एक जो पठार होता है, प्लेटू होता है, उस पे कुछ देर रहेगा और उसके बाद कभी गिरना शुरू करेगा। और आपकी चिंता है कि अगर वो ज्यादा देर टिक गया उस पे, मान लीजिए 1 महीने तक रोज हमारे को 20-25 हजार केस मिलते रहे, 30 हजार केस मिलते रहे, तो कैसे हमारा मेडिकल सिस्टम इसको कोप करेगा? ये चिंता है जो एक हर हिंदुस्तानी की चिंता होनी चाहिए। दैट इज द रियल थ्रेट, क्योंकि अब तक तो ये पेंडेमिक हमारे लिए टेलीविजन न्यूज की पेंडेमिक थी, मगर पिछले 2-3 हफ्ते से अब जबकि बिल्कुल नीचे पहुंच रही, अब नंबर्स एक्सप्लोसिव। और इसलिए जो मैं बार बार कहता था कि सेल्फ कांग्रेचुलेशन का टाइम अभी है नहीं, अभी वी आर फार फ्रॉम हिटिंग द पीक एंड द सिचुएशन कैन गेट रियली वेरी वेरी टफ. One final thing, Professor Mini, uh, from your group, you've also been making suggestions to the government. तो आपके सजेशन सरकार के लिए क्या होंगे और एक ऑर्डिनरी लोगों के लिए क्या होंगे कि हमें क्या करना चाहिए? In which way can we help the government? डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, what can we do to help the doctors ताकि स्थिति और खराब ना हो? What are the best things that can be done? For your listeners and for all of us, we already know what the best things are that we can do. Absolutely, the best thing is to wear a mask. Absolutely, the best thing is to avoid being in large groups, going out together. In fact, avoid crowding in as many places as possible. Avoid crowding in temples or mosques or churches. Avoid crowding in weddings. Avoid crowding wherever you can. Reduce the number of people who are there. Reduce the number of people in crowded zones that are also confined, because that's where you have the most amount of spread. Be in regions where at least there is a constant spread of air. So small air-conditioned offices is not a good idea. Always keep your hands washed, keep them white surfaces that are used by many people so that someone who touches it does not transfer it to somebody else. But the most important thing from what we understand at the moment is the wearing of masks. Change them regularly, keep them sanitized, learn mask hygiene, ki kaise pehne, kaise nikale usko. These are the most important things that we can do as citizens, and all of us can do this without a problem. For governments, I think this is a really important time to think about how to address a situation, not just from the point of view of increasing infrastructure. That we certainly need to do. We need to take over stadiums, make sure that we divide them, have beds that are available, make sure that these beds are separated well. We need to protect people who are on the front lines, our health workers. Because the moment a health worker falls sick, the health worker is the most danger of falling sick because they are closest to the COVID-19 patients. Unko kahi protect karna hai hame, give them every sort of required PPE, protective equipment that is needed. We are already running out of protective equipment in many places. And that is where we should have really prepared much better for what we knew would actually happen. The third thing is that, at least in Delhi, from what I understand, some part of it is that beds are available, but people do not know where beds are available. They may be available in some other hospital or in some other region. So that's where our procedures need to be much better and much better planned for. Anyone who comes to a hospital is met outside. They're immediately sort of checked very quickly to determine if they fall into a COVID-19 likely patient category. They should be tested immediately. They should be transferred to one of the places where there are beds. There should be no lack of coordination. Much of this is a coordination problem. So taking care of coordination, improving infrastructure overall, taking care of healthcare workers, I would imagine that these are the most important things that we can do over the short term. And then if people cooperated maintaining distance over the next few months, we can really hope to slow it down. Maybe it will never come to the rate of 30,000, 40,000 if people just take this seriously. That is the most important thing. Many people take it seriously, but some people do not take it seriously. They do not wear masks, they sit together, they congregate together in groups. So that seriousness must come, that we must realize that this is a dreaded disease. It's a terrible disease. Most people will recover, but some people will not. And those people are people who are vulnerable, people who have pre-existing conditions, people who are elderly. It is as much to protect them, not just us, that we should do this. बहुत बढ़िया, आपने वही बात बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है मास्क पहनना। मुझे एक बड़ी अजीब बात लगती है, हिंदुस्तान में पहले हेलमेट के नियम रहते हैं ना, और मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर लोग हेलमेट को अपनी कोहनी में डाल के रखते हैं और जैसे ही सामने पुलिस वाला दिख जाता है तो उसको उठा के लगा लेते हैं, ताकि जैसे हेलमेट वो सिर्फ पुलिस वाले के लिए लगा रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए नहीं लगा। ये मास्क वाला भी मैं कुछ ऐसा ही देखता हूँ, लोग कुछ ऐसे पहनते हैं मास्क जैसे सिर्फ दूसरों को, जैसे ही कमरे के अंदर आए 10 लोगों के बीच में मास्क उतार दें। सो ये नहीं करना चाहिए जो आप कह रहे हैं। मास्क पहनना सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं, दूसरों को बचाने के लिए। मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ धोना, सरफेसेस को टच नहीं करना,
बहुत क्राउडेड जगह पे ना जाना, ना क्राउड कहीं पे क्रिएट करना, कम से कम बंद एरिया में क्राउड कहीं पे नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखना। सरकार के लिए भी आपने सुझाव दिए हैं। हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, पीपीई की जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक ढंग से अवेलेबल करवाना, और कोऑर्डिनेशन, ताकि पता तो लगे कि किस अस्पताल में आपको जाना है। गलत हॉस्पिटल में आप खड़े रहते हैं। आज दिल्ली सरकार का दावा है कि इस वक्त 4000 बेड्स खाली पड़े। कहाँ है किसी को नहीं पता है कि वो 4000 बेड्स का। लोग जिन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वहां लोग कह रहे हैं कि जगह नहीं है आप, सरकार कह रही है 4000 बेड खाली। इन सब चीजों को कोऑर्डिनेशन वगैरह से कम दिल्ली जैसी जगह पे जहां हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, गोरखपुर तक पहुंचेगा तो फिर क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जहां है वहां तो ये किया जा सकता है। One final question, and you can, if you decide, refuse to answer it. Uh, did we miss the opportunity of lockdown? लॉकडाउन ने हमें टाइम दिया, अपॉर्चुनिटी दी अपनी मेडिकल सर्विसेज को इम्प्रूव करने की। Did we think कि lockdown will solve the problem and we didn't need to do lockdown itself was a solution rather than just a time for us to search for solution? लॉकडाउन देश में लगा क्या सर? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने सोचा कि अच्छा लॉकडाउन कर दिया अब तो बीमारी चली जाएगी, जबकि एक्चुअली लॉकडाउन सिर्फ हमें टाइम देता था बीमारी के सॉल्यूशन की तैयारी करने की। मुझे लगता है कि हमने वो टाइम मिस कर दिया, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर जानते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या हमने उस टाइम को अंडर यूटिलाइज किया, मिस कर दिया? I think we underutilized it. I think that would be the right way of saying it. If we could have prepared much better, at least during the lockdown, as I've said, one thing that we did correctly was to make sure that all over the country people were aware of the disease. And that is one thing that you could do with the lockdown. So the increase in awareness, I think, can be directly attributed to the lockdown. That is a great positive because now people know that this is a disease that has to be handled correctly. They know what they should do in order to be able to cope with it. वो positive रहा है बिल्कुल, but in terms of preparation, I think people did something that they should have budgeted for sort of much more, in my opinion. So in that sense, they did not use it correctly. That's my sense too. आज दिल्ली सरकार कह रही है कि वो 10,000 बेड्स का एक हॉस्पिटल टेम्परेरी बनाएगी वहां राधा स्वामी सत्संग वाले लोगों के साथ मिलके। मेरा सवाल ये कि तैयारी अप्रैल के महीने में क्यों नहीं हुई? ये सब चीजें तो हो सकती थी। जब आग लगी उसके बाद कुआं खोदना तो बहुत समझदारी की काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेनन, सच ए प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथी, हमारे सैकड़ों साथी आपकी बात सुनते रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जाने से पहले इन्हें दोबारा अपनी वेबसाइट के बारे में बता दीजिए और हम आपका वेबसाइट डाल देंगे, और कोई कांटेक्ट अगर आप देना चाहें ताकि जो लोग कांटेक्ट कर सकें वो हम इसी फेसबुक पे डाल देंगे। आप उसको हमें भेज दीजिएगा ताकि जो भी कोई लोग पूछना चाहें आप लोगों से वो सवाल पूछ सकते हैं। जी, बिल्कुल। Thank you so much. Thank So the you. address is www.indscicov.in, inpsycov.in. The group is Indian Scientists Response to COVID-19. Please come and look at the website and see what scientists of India are doing. Thank you, Yogendra ji. बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं इसीलिए बात ऐसे वैज्ञानिक लोगों के साथ करता हूँ क्योंकि हमें पता लगे कि हमारे देश में साइंस और ये सब मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में तो इंडिया पूरा दुनिया का लीडर माना जाता है। स्टैटिस्टिक्स हमारी इतनी एडवांस्ड है हमारे देश में, तो हमें पता तो लगे कि हमारे देश में इतना कुछ है। काश हमारी सरकारें भी कुछ सीख सकती हैं। हमारे देश में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इतना बड़ा जो साइंटिफिक रिसोर्स है हमारे पास, उससे सरकारें भी सीख सकती हैं। Thank you very much.